नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी शिक्षण का पेपर नंबर 30 हल करेंगे। पूरे ही 30 क्वेश्चन। रोजाना आपके हिंदी का पेपर रोज डेली 30 प्रश्नों वाला आ रहा है। आपके साइकोलॉजी का रोजाना 30 प्रश्नों वाला एक पेपर आ रहा है। और जहाँ तक कोशिश रहती है शाम को ईवीएस का भी एक पेपर पूरे 30 प्रश्नों का आ जाता है। कल भी मैंने ईवीएस का टेस्ट नंबर 5 डाल दिया था। अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट टाइम में बिल्कुल मेरिट निकालने के लिए आपको बेस्ट प्रश्न, जिन प्रश्नों की ज़रूरत है वो प्रश्न मैं इन टेस्टों में लेकर आ रहा हूँ साथियों। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, शायद आज बिजली चली जाए और पढ़ाई न हो, यह वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इच्छाबोधक वाक्य है और संदेहवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर पहला ही शब्द है शायद। शायद का मतलब संदेह से लिया जाएगा साथियों। शायद आज बिजली चली जाए और पढ़ाई ना हो, मतलब यहाँ पर संदेह है हमें कि आज बिजली भी जा सकती है। तो ये फिर एक संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न 1 में, ये आपका सही आंसर होगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? निर्विरोध, अनानुकूल, अन्वेषक और इनमें से सभी। देखिए, 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो, निर्विरोध जो शब्द है इसमें देख लेते हैं। एक तो इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, एक इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। निर प्लस वी प्लस रोध, तो साथियों 2 उपसर्ग है इसमें। तो चलिए दूसरा शब्द देखेंगे। अनानुकूल में अन और अनु, अन प्लस अनु प्लस कूल, अनानुकूल। तो साथियों इसमें भी 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो ये तो आपका आंसर नहीं है। आपको क्या देखना है? 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है जिसमें 2 उपसर्ग नहीं लगे हैं। तीसरा है अन्वेषक। तो अन्वेषक के यदि हम टुकड़े करें तो अनु प्लस एषक। साथियों इसमें अनु ही उपसर्ग लगा हुआ है, ओनली एक ही उपसर्ग है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है दूसरे क्वेश्चन में, यही आपका सही आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ये देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अहोरात्रि, अहिल्या, तदानुकूल और शीति। तो साथियों शुद्ध शब्द की बात की जा रही है, मतलब 3 शब्द आपके क्या है? अशुद्ध है और एक शब्द यहाँ पर शुद्ध रहेगा। देखो, अहोरात्रि नहीं होता है, शब्द होता है अहोरात्र। क्या होता है? अहोरात्र, ये शुद्ध होता है, तो ये गलत हो गया। अहिल्या शब्द भी अशुद्ध है, अहल्या शब्द शुद्ध होता है साथियों। अहल्या शुद्ध शब्द है, ठीक है। तदानुकूल भी अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? तदनुकूल, तदनुकूल, इस प्रकार से होता है ये। तो ये भी अशुद्ध है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरे विकल्प क्या है? अशुद्ध। और जो चौथा विकल्प है शीति, शीति को इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा, निम्न में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसुओं, गली का गलियां और चिड़िया का चिड़ियाँ। तो साथियों एक वचन बहुवचन की दृष्टि से देखें तो चिड़िया एक वचन शब्द है। यहाँ पर इसमें चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है बहुवचन। गली एक वचन है, यहाँ प्रत्यय लगने पर गलिया शब्द बनता है जो कि बहुवचन है। लेकिन ये जो आंसू शब्द है ये अपना आप में एक बहुवचन है। आंसू का आंसुओं नहीं होता है, क्योंकि जो बहुवचन पहले से उसका थोड़ी बहुवचन बनता है। इसलिए आपका जो दूसरा विकल्प है यहाँ पर, ये एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है। बाकी जो घोड़ा एक वचन है और घोड़े बहुवचन बन जाता है। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न, प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। मंडल प्लस ई मंडली, रानी प्लस वास रानीवास, शूर प्लस ये शौर्य और पुराण प्लस ई पौराणिक। तो देखिएगा, बात करेंगे प्रत्यय की दृष्टि से जो आपको अशुद्ध या गलत लग रहा है उसकी। तो साथियों मंडल में जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द मंडली बनता है। पुराण में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो पौराणिक बनता है। शूर में जब ये प्रत्यय लगाते हैं तो शौर्य बनता है। लेकिन जब रानी में वास को जोड़ते हैं तो रानीवास नहीं होता है, वो क्या बनता है? रैनिवास बनता है साथियों, ठीक है। रैनिवास, रानीवास गलत है ये। विकल्प नंबर आपका 2 अशुद्ध है प्रत्यय की दृष्टि से।
तो यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। छठा क्वेश्चन है आपके, नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है, वाक्य रचना की दृष्टि से है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी तो होगा नहीं कोई एक वाक्य, तो बात करेंगे नीता पढ़ रही है, एक ये अलग वाक्य है, जया खाना बना रही है ये अलग वाक्य है, और किंतु एक अव्यय है जो कि दोनों वाक्यों को अलग अलग करने का कार्य कर रहा है साथियों। तो ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 में आपके जो दूसरा विकल्प है संयुक्त वाक्य, यही सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन आपके देख लेते हैं साथियों। रामधारी सिंह, फिर यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, दिनकर, फिर वापस चिन्ह है, ओज के कवि हैं, फिर ये एक और चिन्ह है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प को देखिएगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो चिन्ह आपको लग रहे हैं, तो भाई ये तो एक तो ये बाद में जो लग रहा है ये तो पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है, ये तो आपका आंसर है ही नहीं। अब पूर्ण विराम चिन्ह विकल्प में ही नहीं है तो फिर उसको तो भूल जाओ आप। अब यहाँ पर हमारे सामने ये दिनकर के ऊपर जो ये दो चिन्ह लगे हुए हैं साथियों, इसको किस नाम से जाना जाएगा ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से और सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा प्रश्न संख्या 7 में। देखो ये जो चिन्ह है दिनकर के आसपास जो लगे हुए हैं, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह नहीं होते हैं, बल्कि हम इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका बहुवचन नहीं बनेगा? चाचा, भांजा, भतीजा और साला। तो देखो एक शब्द ऐसा है जिसका आप बहुवचन बना ही नहीं सकते, बाकी 3 का तो बहुवचन बन सकता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं उन शब्दों को। एक शब्द है साला, तो साला का साले बन जाता है। ऐसा क्या हो? साला का साले, भतीजा का भतीजे, भांजा का भांजे। लेकिन साथियों चाचा, चाचा का चाचे नहीं बनता है, ठीक है। चाचा का बहुवचन चाचे नहीं बनता है, गलत है ये। विकल्प नंबर आपका जो 1 है इसका बहुवचन नहीं बनेगा, तो फिर यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन आपके है, इनमें से किस शब्द में अविभाव समास नहीं है? बीचों बीच, आस पास, प्रतिदिन और पेट भर। तो देखो जिस शब्द में अविभाव समास नहीं है, आपके जो बीचों बीच, बीच ही बीच में इसका समास विग्रह होता है जो कि अविभाव समास का उदाहरण है। पेट भर, भर मतलब पेट भर के, तो साथियों ये भी अविभाव समास का उदाहरण है। भर अव्यय लगा हुआ है इसमें। प्रतिदन नहीं, प्रतिदिन है ये, प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन, प्रति मतलब प्रत्येक दिन, तो साथियों हर एक दिन। यहाँ पर इसमें भी अविभाव समास है। लेकिन ये जो आस पास शब्द है इसमें अविभाव समास नहीं है, बल्कि इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है? द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वही आपका आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। कौन सा आंसर? सेकंड विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वां प्रश्न, इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, वाक्य में क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल। तो देखो इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है मतलब नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई वाक्य भूतकाल का नहीं है, ना ही भविष्य की, वर्तमान की बात की जा रही है। तो फिर भूतकाल वाले ऑप्शन को हटा देते हैं। अब अपूर्ण क्रिया वर्तमान में जारी है, ऐसा बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है साथियों, इसलिए फिर ये अपूर्ण में नहीं रहेगा, बल्कि ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो विकल्प 1 सही है आपके 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर। कौन से शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? अंकित, मंडित, पुष्पित और समुचित। तो देखो यहाँ पर 4 जो विकल्प है इनमें से एक विकल्प ऐसा है जिसमें कि इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसी शब्द का आपको चयन करना है साथियों प्रश्न नंबर 11 में, और वो जो शब्द है वो है विकल्प नंबर 4।
समुचित में इत प्रत्यय नहीं है, क्योंकि समुचित शब्द का निर्माण सम प्लस उचित से हुआ है। किससे हुआ है? सम प्लस उचित से समुचित बना है। तो साथियों सम उपसर्ग है, इसमें उचित, उचित का कोई टुकड़े नहीं होता है, ठीक है। उचित में उ प्लस उचित या फिर उच्च प्लस इत, ऐसा कुछ भी इसके टुकड़े नहीं होंगे। बाकी पुष्पित, मंडित, अंकित तीनों में ही इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो फिर आपके चौथा ही विकल्प सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है साथियों, सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना, शांतिपूर्वक सुनना और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की दक्षता का विकास। तो देखो, जो श्रवण कौशल या सुनना कौशल होता है, कौशल की बात की जा रही है। हम नॉर्मली जैसे कोई ध्वनि आ रही है, सुन रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सुनना कौशल की बात की जा रही है। तो कौशल मतलब हम उस चीज़ के प्रति उसको रुचि से भी सुनेंगे, उसको धैर्य के साथ सुनेंगे और सुनने के बाद उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे। तो साथियों देखो, यहाँ पर सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति तो दोहराना ही हो गया, उसके अर्थ को समझना भी तो पड़ेगा। शांतिपूर्वक सुनना भी सही है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हम सुन भी रहे हैं, वो भी रुचि के साथ सुन रहे हैं, धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं और सुनने के बाद उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो इससे बेस्ट विकल्प इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए सेकंड विकल्प ही आपके प्रश्न 12 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। 13वां प्रश्न, आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो साथियों आकलन की बात की जा रही है। क्या है आकलन? सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करो प्रश्न नंबर 13 में। तो भाई आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित तो नहीं होता है, ये प्रथम विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा विकल्प कह रहा है केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, बिल्कुल ये तो बताता है, लेकिन केवल ये ही नहीं बताता है, और चीज़ भी बताता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आकलन सिर्फ पाठ की समाप्ति पर ही करें, बीच बीच में भी तो हम आकलन करते रहते हैं। भाई आकलन के तो अलग अलग प्रकार होते हैं, रचनात्मक तो साथ साथ ही चलता है। इसलिए साथियों विकल्प नंबर जो 3 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आकलन। विकल्प नंबर 3 आपका आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से वाचन करना। तो बताइए सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 14 में देखो, स्वस्वर वाचन क्या होता है? स्वर के साथ जो हम वाचन करते हैं वो कहलाता है सस्वर वाचन। तो साथियों पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना तो भाई पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब सस्वर वाचन तो गद्य और पद्य दोनों में किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, बोल बोल कर पढ़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, ना ही द्रुत गति से वाचन करना तो मौन वाचन में आ जाता है, तो ये तो गलत ही हो जाता है। दूसरा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन है आपके, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है खेत में लाठी से हकाई करना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, समदृष्टि होना और एकता में शक्ति होना। तो साथियों कोई कहता है ना कि वो सबको एक लाठी से हाँकता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सबसे एक जैसा व्यवहार किया जाता है, सबसे एक जैसा व्यवहार करना ही एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को लिखना सिखाने के लिए, भाषा का शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए और भाषा को समझाने के लिए। तो बच्चों देखिएगा, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता आपसे पूछी है। अब व्याकरण का ज्ञान बच्चों को क्यों कराया जाता है? लिखना सिखाने के लिए ही कराते हैं क्या व्याकरण? नहीं, गलत है ये।
बोलना सिखाने के लिए ही व्याकरण कराया जाता है, लिखना बोलना दोनों होता है, तो ये भी गलत हो गया, अधूरा है ये। अब समझाने के लिए या शुद्ध प्रयोग के लिए, तो साथियों व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता किस लिए होती है? भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 17 को। ये देखिएगा, लिखना एक जटिल प्रक्रिया है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक तरह की बातचीत है। तो साथियों लिखना, लेखन क्या है इनमें से? जो सबसे बेस्ट विकल्प है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। तो फिर कौन से विकल्प का आप इसमें चयन करोगे साथियों? देखो, जटिल प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया या एक तरह की बातचीत, सबसे बेस्ट विकल्प है लिखना एक तरह की बातचीत है साथियों, क्योंकि हम लेखन के माध्यम से भी अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का। विकल्प नंबर आपका 4 सबसे बेस्ट विकल्प है। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो फिर इसी विकल्प को करना भाई आप। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लेंगे। इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सीता घर नहीं है, मैंने आज अजमेर जाना है, उसने क्या संकल्प लिया और मेरे तो सांस में दम आ गया। देखो, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, पहला विकल्प कह रहा है सीता घर नहीं है, तो सीता घर पर नहीं है ऐसा होना चाहिए, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। मैंने आज अजमेर जाना है, तो साथियों मैंने थोड़ी मुझे आज अजमेर जाना है ऐसा होना चाहिए, तो ये मैंने शब्द क्या है? सर्वनाम है, जो कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि का बोध करवा रहा है। चौथा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। बाकी उसने क्या संकल्प लिया नहीं, उसने क्या संकल्प किया, मेरे तो सांस में दम आ गया, इसमें भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है। ओनली दूसरा ही विकल्प ऐसा है जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो दूसरा ही विकल्प आपका आंसर रहेगा 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायी है? अनल, ज्वाला और दहन, अनिल, हुताशन और जलन, पावक, वही और पुंडरिक और कृषाणु, अनल और सलील। आग के पर्याय है ऐसा पूछा है ना यहाँ पे, तो कौन से शब्द आग के पर्यायवाची है साथियों? देखेंगे प्रथम विकल्प को, तो अनल, अनल एक आग का पर्यायवाची है, ज्वाला भी आग का पर्यायवाची है और दहन भी आग का पर्यायवाची है। इसलिए ये चारों ही मतलब ये तीनों ही जो विकल्प है इन चारों में से ये प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। बाकी अनिल, पावक और कृषाणु, इनमें मतलब ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा, हुताशन, वही, अनल, जलन, पुंडरिक, सलील, इनमें कहीं ना कहीं कोई शब्द आग के पर्यायवाची में नहीं आता है, तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न है आपके, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके कहलाता है? अजर, अद्वितीय, अजेय और विजयी। तो साथियों जिस पर हम विजय प्राप्त न पा सके या जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको अद्वितीय नहीं कहते। अद्वितीय का मतलब तो क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा न हो। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा नहीं हो, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर है अजेय। अजेय का मतलब है जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको हम कहते हैं अजेय। विजय नहीं कहते हैं उसको, विजय नहीं कहते उसको अजेय कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके 21वें क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है? निस्वार्थ का परमार्थ, गरिमा का लघिमा, गौरव का लाघव और ममता का निष्ठुरता। साथियों विलोम की दृष्टि से अशुद्ध देख रहे हैं तो ममता का विलोम निष्ठुरता से लिया जाता है। निष्ठुरता मतलब घृणा करना जैसे कुछ होता है। गौरव का जो विलोम है वो लाघव होता है। गरिमा का विलोम है लघिमा होता है। ये तीनों विलोम शुद्ध है। लेकिन यह प्रथम विकल्प कह रहा है निस्वार्थ का परार्थ, तो वही निस्वार्थ मतलब स्वार्थ रहित, परार्थ का मतलब स्वार्थ सहित कहाँ हुआ फिर? इसलिए ये जो प्रथम विकल्प है निस्वार्थ का परार्थ, ये विलोम की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है साथियों। प्रथम विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो चलिए 22वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है पूर्णिमा, प्राण, मेरी और काली।
तो साथियों पुल्लिंग शब्द की बात करें तो एक शब्द है काली। काली एक स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी, मेरी भी स्त्रीलिंग है। पूर्णिमा, पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है। लेकिन ये जो प्राण शब्द है ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। तो फिर विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों, प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मीना ने कविता को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल। तो पुस्तक दी मतलब कार्य पूरा हो गया। कार्य पूरा हो गया तो वो भूतकाल में रहेगा, लेकिन यहाँ तो चारों ही विकल्प किस में है, भूतकाल में है। तो फिर अब हम क्या करेंगे साथियों, अगर अभी अभी का बोध हो रहा है कि भाई अभी अभी दी है, अगर ऐसा होता तो फिर हम उसको आसन्न भूतकाल करते। दी थी तो उसको पूर्ण भूतकाल करते। दे रही थी उसको अपूर्ण भूतकाल करते। और दी तो इसको सामान्य भूतकाल में रखेंगे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों, 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए 24वें क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। आकाश में बिजली चमकती है और मोहन घर पहुंचा, राधा चली गई। तो देखो मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है ये पूछा है आपसे। तो यौवन चरित्र निर्माण का समय है, ये तो एक सरल या साधारण वाक्य है, ये आपका आंसर नहीं है। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी एक साधारण वाक्य है, ये भी मिश्र नहीं है। मोहन घर पहुंचा, राधा चली गई, ये भी साथियों संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ये मिश्र का नहीं है। बल्कि जो मिश्र का उदाहरण है वो कौन सा है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। तो जो, जिसे, जिससे इत्यादि से अगर कोई वाक्य जुड़ रहा है तो वो हमेशा ही मिश्र में आता है, ये हमेशा याद रखना आप। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा आपके 25वां क्वेश्चन। लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण संबंध भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा और अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता का आकलन यदि आपको बच्चों का करना है तो भाई जो सबसे बेस्ट विकल्प है उसका चुनाव करो आप। कौन सा बेस्ट सबसे लग रहा है आपको? तो मित्रों लेखन क्षमता के आकलन की बात करें तो सबसे बेस्ट विकल्प आपके आता है अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। चौथा विकल्प आपका सही है, क्योंकि वो किस प्रकार से लेखन के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, इस चीज़ का आकलन करते हो आप लेखन क्षमता के अंतर्गत, तो ये सबसे बेस्ट विकल्प होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 26वां क्वेश्चन। आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं और बच्चों को समझने में मदद करते हैं। देखो अभ्यास की बात की जा रही है तो आपकी दृष्टि में इनमें से सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है 26वें में? साथियों बात करें समझने में, बच्चों को समझने में मदद करते हैं, तो अभ्यास से हम बच्चों को कैसे समझेंगे? नहीं, अभ्यास तो बच्चे कर रहे हैं। उत्तर देना सिखाते हैं, उत्तर देना उतना ज़्यादा प्रभावकारी नहीं माना जाता है, बल्कि बच्चों को तार्किक बनाते हैं, क्योंकि अभ्यास से उस चीज़ को वो अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसको सीख लेंगे, उसका सही उत्तर दे देंगे और कोई भी चीज़ है उसके पीछे वो तर्क भी देंगे साथियों। तो बच्चों को क्या बनाते हैं? अभ्यास तार्किक बनाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए 27वें क्वेश्चन को देखेंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन का अभ्यास और गंभीर साहित्य पढ़ना। तो जो पूरक पाठ्य पुस्तक होती है, मतलब पाठ्य पुस्तक की जो सहायक पुस्तक हो, उसको कहते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक। तो भाई बलपूर्वक पढ़ने के लिए थोड़ी पूरक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग होता है। अतिरिक्त गृह कार्य देना भी इसका उद्देश्य नहीं है साथियों, बल्कि वाचन का अभ्यास करना पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, गंभीर साहित्य को पढ़ना, ये भी कोई पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। ओनली थर्ड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है?
चित्र प्रदर्शन द्वारा, संभावी कविता द्वारा, प्रश्नोत्तर रचना द्वारा और कवि परिचय द्वारा। तो देखिए यहाँ पे उत्प्रेरणात्मक उपक्रम का मतलब प्रस्तावना प्रश्नों से लिया जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उत्प्रेरणात्मक उपक्रम का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो भी किसमें, कविता शिक्षण। कविता का मतलब पद्य शिक्षण से लिया जा रहा है फिर यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा संभावी कविता के द्वारा। संभावी मतलब समान भावों वाली कविता। जैसे मान लीजिए आप महारानी जो लक्ष्मीबाई थी उसकी कविता पढ़ा रहे हो, लक्ष्मीबाई की कविता। तो लक्ष्मीबाई के जैसे ही कोई वीरांगना है, जैसे रानी अवंतिकाबाई लोधी, तो साथियों लक्ष्मीबाई की कविता या फिर अवंतिकाबाई की जो कविता आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसमें लक्ष्मीबाई की कविता से तुलना करके आपने प्रस्तावना की तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हो। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो 29वां क्वेश्चन है आपके, वर्तनीगत अशुद्धियों को सुधारने का कार्य किस विधि में किया जाता है। मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी विधि और जेकार्ट विधि। तो देखो वर्तनीगत अशुद्धियाँ जो बच्चे करते हैं इनको सुधारने का कार्य जिस विधि में हम करते हैं उसको साथियों हम जेकार्ट विधि कहते हैं। जेकार्ट विधि को स्वयं संशोधन विधि या स्वयं सुधार विधि के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं संशोधन विधि या स्वयं सुधार विधि भी आप कह सकते हो। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन 30 में से सही हुए हैं, और किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। रायबर्न के अनुसार किस कक्षा से बालक को व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। कक्षा 6 से, कक्षा 5 से, कक्षा 9 से, कक्षा 3 से। तो रायबर्न का ये मानना था कि भाई बालक को जो हम व्याकरण की शिक्षा देते हैं वो कक्षा 6 से देनी चाहिए। कौन सी कक्षा से देनी चाहिए साथियों, कक्षा 6 से। विकल्प एक आपका सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये हिंदी का टेस्ट नंबर 30 पूरा हुआ। अब इसके बाद में साइकोलॉजी का वीडियो आ रहा है और शाम को 3 से 4 के बीच में जैसा कि रोजाना आ रहा है पर्यावरण की क्लास भी आएगी साथियों, पूरे ही 30 प्रश्नों वाली। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।